सिलेबस कंप्लीट होने के बावजूद भी मैथ सेक्शन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। एक बात मैं प्रॉमिस के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप सिर्फ लॉजिक से अपना 8-10 मिनट बचा सकते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन पे कैसे इंप्लीमेंट करना होता है उसको समझते हैं। हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी फॉर एसएससी। मेरा नाम है अभिषेक। आज के सेशन में हम लोग ओले बोर्ड सीजीएल टीयर 1 के लाइव मॉक को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि रमेश पहले 4 महीनों के लिए 50,000 और सुरेश 80,000 का निवेश करता है। 4 महीने बाद रमेश अतिरिक्त 25,000 का निवेश करता है, जबकि सुरेश अगले 4 महीनों के लिए 20,000 निकाल लेता है। 8 महीने बाद सुरेश 4 महीनों के लिए एक और 15,000 का निवेश करता है। यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 1,66,000 है तो सुरेश का हिस्सा निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितना जीरो हमको कॉमन दिख रहा है उन सबको हम हटा देंगे, जिससे क्या हो कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 3 जीरो आप देख रहे होंगे कि हर जगह आपको कॉमन दिख रहा है, तो हमने क्या किया 3 जीरो को हटा दिया। आप चाहें तो ऑप्शन से भी हटा सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट का पैटर्न हम क्या करेंगे सेम बना देंगे। क्यों? सुरेश का इन्वेस्टमेंट 4-4 महीने के स्लॉट में है, जबकि रमेश का इन्वेस्टमेंट कैसे है, पहले 4 महीनों के लिए 50,000 और उसके बाद 8 महीने के लिए 75,000। तो उस 8 महीने को भी हम 4-4 महीने में ब्रेक करेंगे। इससे क्या होगा कि 4 महीना एक साथ कॉमन आके कैंसिल आउट होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, रमेश का पहले 4 महीने के लिए देखें तो कितना है 50,000, उसके बाद कितना है 75, फिर उसके बाद कितना होगा 75। अगर हम सुरेश से कंपेयर करें तो पहले 4 महीने के लिए 80 है, फिर उसके बाद कितना हो गया 60, उसके बाद कितना हो गया 75। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 150 प्लस 50 यानी 200, और सुरेश का कितना हो जाएगा 80, 60, 140 प्लस 75 यानी कि 215। सिंप्लीफाई हम करेंगे तो क्या मिलेगा 40, और यहाँ से क्या मिलेगा 43। सुरेश का हिस्सा हमको बताना है और 43 क्या है एक प्राइम नंबर है, तो हम बोल सकते हैं कि 43 का मल्टीपल हमारा आंसर होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है बी जो कि 43 का मल्टीपल है। अगर आप प्रॉपर सॉल्व करना चाहें तो आप क्या करते हैं 166 को 43/83 करना होता और यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आता 86 आता। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो क्या बोला है कि x इंटू वाई 7 है और हमको इस एक्सप्रेशन का क्या मान बताना है। अब इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट है x या y को आप क्या कीजिए सब्सटीट्यूट कर दीजिए। y को जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे x के साथ तो क्या हो जाएगा 7/x। अब आपको कुछ फॉर्मेट ऐसा मिलेगा कि x माइनस 7 और नीचे का x ऊपर चला जाएगा, माइनस में क्या आया 7 अपॉन में x माइनस 7, और यहाँ से एलसीएम जब लेंगे तो नीचे x माइनस 7 एंड ऊपर भी x माइनस 7 आएगा और हमारा आंसर क्या होगा 1। आप चाहें तो y को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं x के साथ, यानी यहाँ आप क्या लिख सकते हैं y के फॉर्म में x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7/y, और यहाँ से भी सॉल्व हो सकता है। वैल्यू पुट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि आप y को 1 नहीं ले सकते हैं और x को आप 7 नहीं ले सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि नीचे डिनोमिनेटर जब 0 बनेगा तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम बात करें तो क्या बोला है साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 51 डिग्री। साइन स्क्वायर 51 को देखते आपको एक चीज़ दिखना चाहिए था कि ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर 39 के। कैसे? साइन स्क्वायर 51 को आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस में 39, और ये बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 51 के। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 51। 39 और 51 को देख के आपको दिख रहा होगा कि ये 90 बना रहा है, और सेक स्क्वायर 35 माइनस कॉट स्क्वायर 55 है, तो ये भी दोनों एंगल आपस में एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब जब आपको पता है कि एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आप साइन स्क्वायर 51 को चाहें तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस में 39। अब जब ये 90 के रिस्पेक्ट में है तो ये क्या होगा चेंज होके कॉस स्क्वायर 39 हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 59 को आप कॉस स्क्वायर
39 बोल सकते हैं। कॉट स्क्वायर 55 को आप क्या बोल सकते हैं, टेन स्क्वायर 35। अब यहाँ से ये चीज़ आपको दिखने लगा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। आगे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1। और यहाँ से आंसर क्या आएगा हमारा, 2। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्या बोला है, एक त्रिभुज एबीसी में डी बीसी पर एक ऐसा बिंदु है कि ए बी अपॉन ए सी बराबर है बी डी अपॉन डी सी के। एंगल बी का मान हमको दे रखा है और क्या बोला है कि सी बी से 18 डिग्री कम है। हमको बी ए डी का मान बताना है। अब अगर आप एक ट्रायंगल बनाएं, हालांकि एग्जाम में ट्रायंगल नहीं बनाना चाहिए, विजुअलाइज करके हम आंसर कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं बना देता हूँ। तो ऐसा कुछ बन रहा होगा ए बी सी, यहाँ कोई पॉइंट है डी, ठीक। ये जो हमारा एंगल होगा ना, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये चीज़ कहाँ से डिराइव हुआ, तो इस वाले रिलेशन से, ठीक। जब भी ऐसा रिलेशन दिया हो कि ए बी अपॉन ए सी बराबर है बी डी अपॉन डी सी के, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक। अब जब आपको पता लग गया कि ए बी अपॉन ए सी बराबर है बी डी अपॉन डी सी के, जहाँ एंगल बी हमारा क्या है 69.5, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इससे 18 कम यानी 11.5। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 69 एंड 51 कितना हो गया, 120 प्लस में हाफ हाफ यानी 121। 180 में से जब आप घटाएंगे तो इस पूरे एंगल का मान कितना आएगा, 59 डिग्री। अब एंगल बाइसेक्टर है यानी दो बराबर भागों में बांटेगा, तो आंसर क्या मिलेगा, 29.5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ 239 टू द पावर 51 एंड 720 टू द पावर 78। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ यूनिट प्लेस पे 9 है, 9 का पावर क्या हो, ऑड हो, तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 9। एंड 9 का पावर जब इवन हो तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आता है, 1। यहाँ क्या है, पावर हमारा ऑड है यानी 9 आ रहा है। अब यहाँ 2 है, 2 के केस में क्या है कि अगर आप साइक्लिसिटी देखेंगे तो क्या होता है कि 2 का पावर जब 1 हो तो क्या आता है, 2 आता है। 2 का पावर 2 हो जाए तो क्या आता है, 4 आता है। 2 का पावर 3 हो जाए तो 8 आता है। एंड 2 का पावर 4 हो तो क्या होता है, 16 आएगा यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा। 2 का पावर 5 होता है तो ये सेम साइकिल क्या होता है, रिपीट होने लगता है। यानी अगर 4 से हम इस 78 को भाग दे दें तो यहाँ हमको रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। एंड 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 4। आंसर हमारा क्या आएगा, 13। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि जहाँ तीनों एंगल का बाइसेक्टर क्या करे, मीट करे। यानी मान लीजिए अगर हमारा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए बी सी, इनके एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए यहाँ कहीं मीट कर रहे हैं, तो ये वाला जो मीटिंग पॉइंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, इन सेंटर। अब इसके अंदर अगर आप एक सर्कल बना दें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल। और इस पॉइंट से यहाँ जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इन रेडियस। अब आप स्टेटमेंट देखिए, फिर आपको आंसर दिख जाएगा। क्या बोला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल, तो ये सही है। इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल, तो ये भी बात सही है, क्योंकि इन रेडियस जो होगा वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट से आप सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या होगा, रेडियस का काम करेगा, और रेडियस क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार हमारा स्टेटमेंट 2 भी सही होगा, यानी सही आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि 50 अवलोकन का औसत 80 है। एक अवलोकन को सही मान के बजाय गलती से 72 दर्ज किया गया था। यदि सही औसत क्या है, 80.16 हो जाता है, तो सही मान क्या है। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एवरेज हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो हमारा नंबर है जिसके बदले में हमने गलती से 72 काउंट किया है, वो क्या है, 72 से ज़्यादा है। ज़्यादा है तभी तो नंबर एवरेज को बढ़ा सकता है। अगर कम होता तो एवरेज क्या हो जाता, कम हो जाता। एवरेज बढ़ कितना रहा है, एवरेज बढ़ रहा है हमारा
0.16 कितने डेटा पे? 50 डेटा पे। यानी हम बोल सकते हैं कि जो नंबर हमारा होना चाहिए वो 72 से क्या 8 ज़्यादा होना चाहिए। यानी फाइनल जो हमारा नंबर आएगा वो कितना हो गया? 80। अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं कि 50 हमारा नंबर है जिनका एवरेज कितना है? 80 है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? 72 को हटा रहे हैं, इसके जगह पे एक नया नंबर लेके आ रहे हैं x, जिससे हमारा क्या हो जा रहा है? नंबर तो अभी भी 50 रहेगा और उसका एवरेज कितना हो जा रहा है? 80.16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 80 ही रिजल्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि इफ साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा का मान है 313/156, तो हमको क्या बताना है? कॉस थीटा प्लस 1/कॉस थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखना चाहिए कि साइन थीटा प्लस में 1/साइन को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा। इसी का मान दिया है कितना? 313 बट्टे में क्या? 156। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहाँ से क्या मिलेगा? 313 बट्टे में 156। यानी इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आया? p² प्लस में h² अपॉन में क्या? ph। इसका मान कितना आ गया? 313 बट्टे में 156। अब यहाँ से आप हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं या फिर p और h के मान को डिराइव भी कर सकते हैं। डिराइव करने के लिए क्या करना होगा कि p² h² हमारे पास है, अगर 2ph जोड़ दें तो हमको क्या होगा? p प्लस h के होल स्क्वायर का मान पता लग जाएगा। 313 पहले से है, 2ph जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 156 गुना 2 यानी 312। p प्लस h का होल स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? 625। यानी p प्लस h हमारे पास क्या मिल गया? 25। अगर आप प्लस ना करके माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिलता? p माइनस h का होल स्क्वायर। यहाँ भी माइनस हो जाता, यानी p माइनस h 1 आएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होता है, यानी h माइनस p जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। जब आप इसको जोड़ेंगे तो h का मान कितना आएगा? 13। एंड जब आप इसको घटा लेंगे तो p का मान आपको मिलेगा कितना? 12। अब परपेंडिकुलर भी मिल गया, हाइपोटेनस भी मिल गया, तो कॉस थीटा का मान निकालना आसान हो गया। परपेंडिकुलर है 12, हाइपोटेनस है 13, तो बेस कितना होगा? 5, यानी 5 बट्टे में 13 ये होगा। 1 प्लस कॉस थीटा कुछ अलग नहीं है, ये सेक थीटा है। सेक थीटा क्या होता है? कॉस का रिवर्स, यानी 13/5 होगा। यहाँ से क्या मिल गया? 25 प्लस 169 यानी 194 बट्टे में 65। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि आशीष ने 12.5% प्रति वर्ष की दर से 64,000 रुपये उधार लिए। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 1.5 वर्षों में यदि उसने 1 वर्ष के अंत में 48,250 का भुगतान किया है, तो आशीष ने 1.5 वर्ष के अंत में कितना राशि का भुगतान किया? 12.5% का फ्रैक्शन का अगर हम बात करें तो कितना होता है? 1/8। अब कंपाउंडेड जो है वो हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब इसका आधा हो जाएगा। आधा होगा तो क्या हो जाएगा? 1/16। यानी अगर इस साल कोई अमाउंट 16 है तो अगले साल उसको पे करने पे आपको 17 पे करना होगा। और यहीं से क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। 48,250 देने के बाद जो राशि बचा होगा, जो भी राशि बचा होगा, मान लीजिए x राशि बच गया, तो इसका कितना? 17/16 पे करना होगा। 17 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले हमारा फोकस जाना चाहिए कि जो भी आंसर होगा वो 17 से कटना चाहिए। 17 से अगर हम देखें तो 17 एकम 17 86 नहीं कटता है। 17 एकम 17 7 बचा 75 नहीं कटता है। 17 एकम 17 10 बच गया 105 नहीं कटता है। 17 एकम 17 8 बचा 17 बचे 85, यानी यही क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। अगर आपको इसको कंप्लीट करना है कि कैसे सॉल्व करना है तो भी मैं बता देता हूँ। 2 वर्ष में उसको कितना अमाउंट पे करना होगा? जब 1/16 क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 64,000 का 289, 17 का स्क्वायर एंड 16 का स्क्वायर 256। यहाँ से 2
हाफ ईयरली के बाद कितना पेमेंट करना है वो पता लग जाएगा। उसमें से जब आप 48,250 घटाएंगे तो बैलेंस अमाउंट आपको दिखेगा। फिर उसके ऊपर जो भी हमारा बैलेंस अमाउंट आ रहा है बी, इसके ऊपर आपको 17/16 पे करना होगा और यही चीज़ हमने डायरेक्ट किया है। आप चाहें तो प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं, तरीका मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि दी गई आकृति में O एक वृत्त का केंद्र है। यदि OPQR एक रोम्बस है तो POR का मान हमको बताना है, यानी इस एंगल का मान बताना है। इसको निकालने का 2-3 तरीका हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब इस पॉइंट से आप सरकमफ्रेंस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक भी क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा। रोम्बस है तो सारा साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी आपको क्या दिखेगा कि तीनों साइड जब बराबर है तो ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल। यानी ये एंगल हमारा 60 का होगा और ये भी क्या होगा, 60 का। आंसर क्या आएगा, 120। अगर ये चीज़ आपको नहीं दिखा तो भी आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, आइए उसको समझते हैं। ये वाला जो एंगल है POR, ये बराबर होगा किसके, PQR के, क्योंकि रोम्बस है। अब मान लीजिए कि यहाँ अगर 2θ एंगल होता है तो सरकमफ्रेंस पे क्या होता है, सरकमफ्रेंस पे जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ थीटा, यहाँ 2θ। अब ये क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। 3θ का मान कितना आ गया, 180। हमको क्या चाहिए, 2θ, तो कितना होगा, 120। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि यदि P बराबर 2 + √3 है और Q बराबर 2 - √3 है तो हमको इस एक्सप्रेशन का क्या मान बताना है। अब P और Q को देख के आपको ये चीज़ दिखना चाहिए कि जब P को आप 1/P लिखेंगे तो ये क्या होगा, 1/2 + √3। रेशनलाइज करेंगे तो 2 - √3 अपॉन में 2 - √3 आएगा। नीचे हमारा 1 आएगा, ऊपर में क्या आएगा, 2 - √3। यानी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये P जो है ये कुछ और नहीं, ये 1/Q है, और Q जो है ये कुछ और नहीं, 1/P है। अब इन दोनों को अगर हम काट के सीधा ये लिख दें कि P + Q है तो कोई दिक्कत है नहीं। 2PQ, जब P और Q को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो A² - B² होगा। यहाँ से क्या आएगा, 1। यानी 2PQ का मान कितना आ गया, 2। एंड P + Q को जब आप जोड़ेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, 4। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि 27 स्कोर का औसत 75 है। प्रत्येक स्कोर को पहले 20% घटाया जाता है, फिर 12 बढ़ा दिया जाता है। जो भी हम चेंज कर रहे हैं वो हर एक डेटा में कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एवरेज पे भी वही सेम इम्पैक्ट आएगा जो हम डेटा पे डाल रहे हैं। यानी 75 अगर हमारा एवरेज था, 20% जब घटाएंगे तो क्या होगा, 80%। 75 का 80% कितना हो जाएगा, 60। अब आप 12 बढ़ा दे रहे हैं हर एक डेटा में, तो एवरेज में भी क्या होगा, 12 बढ़ जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा, 72। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि 80 किलो पानी को नमक और पानी के घोल से वाष्पित करने के बाद, जिसमें 18% नमक था, शेष घोल में 30% नमक हो जाता है। हमको क्या, ओरिजिनल जो मिक्सचर था उसका वजन बताना है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब इवेपोरेशन हो रहा होगा तो सिर्फ वाटर का ही होगा, यानी नमक दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा। पहले मान लीजिए x क्वांटिटी था जिसमें 18% नमक था। अभी क्या हो गया, y क्वांटिटी हो गया, जिससे क्या हो गया, परसेंटेज बढ़ के 30% हो गया। यानी x/y का अगर हम बात करें तो आपको क्या दिख रहा है, 5/3। यानी अगर ओरिजिनल मिक्सचर हमारा 5 यूनिट था तो अभी कितना हो गया, 3। कितना कम है, -2। जबकि रियल डेटा हमारा क्या है, 80 kg कम होना। हमको क्या चाहिए, ओरिजिनल जो क्या है 5। तो 5 में जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा क्या, 200 kg। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि एक लंब प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है। यदि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 1350 √3 सेंटीमीटर क्यूब है तो आधार की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना होता तो मुझे यहाँ एक 0 दिख रहा है, यानी ये पता लग गया कि 10 से कट रहा है, और यहाँ 1350 दिख रहा है, यानी ये भी दिख गया कि ये 25 से कट रहा है।
या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि 50 से भी कट रहा है, ठीक है। यानी इतना तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 25 और 50 दोनों से कट रहा है। यहाँ ये 10 से कट रहा है, यहाँ ये 25 और 50 से कटने लग रहा है। यानी हम ये तो बोल सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा होगा, एक 5 एक्स्ट्रा आ रहा होगा। अब फॉर्मूला का अगर हम बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पेरीमीटर कितना है, ठीक है, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट के साथ। जबकि वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बेस एरिया क्या है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ। अब अगर आपको हाइट दोनों जगह सेम दिख रहा है तो यानी ये जो 5 एक्स्ट्रा आ रहा था इसके बारे में जस्ट आप सोचिए कि ये कैसे आया। यहाँ बेस एरिया में क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, √3 होता है, अपॉन में 4 होगा, इनटू में क्या होगा, h होगा। यानी एक्स्ट्रा जो 5 का एलिमेंट आ रहा है वो कहीं ना कहीं ए में से आ रहा है। यानी जब अगर हमको भुजा का लंबाई बताना है तो ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं इसको बेसिक से कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। क्या होगा, पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होगा, 3a इंटू में क्या, h, इसका मान क्या है 1080। और दूसरा जो हमको डेटा है वो क्या दिया गया है, 3/4a² इंटू में h, इसका मान कितना है 1350 √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से अगर हम इसको काट दें तो कितने बार में जाएगा, 360 बार में। 4 इधर जब आके मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा 5400। a इंटू एच हमको पता है 360 है। तो अगर हम इसको क्या करें, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि a इंटू में ए एच लिख दें तो ये 5400 के बराबर होना चाहिए। ए एच हमारे पास 360 है, 360 से जब आप भाग देंगे तो 36 गुना 1.5 क्या होता है, 54 होता है। और वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि एक बेलन एक घन के अंदर इस तरह से ठीक से फिट किया गया है कि बेलन के दोनों समतल फलक घन के विपरीत फलकों को स्पर्श करते हैं। यदि बेलन का आयतन 2.156 मीटर क्यूब है और घन के शेष भाग में एक पाइप का उपयोग करके पानी भरा जाता है, पाइप की गति 8 लीटर प्रति मिनट है, तो पाइप द्वारा घन के शेष भाग को भरने में लिया गया कुल समय कितना है। यानी अगर हम इसको एक फिगर से ड्रॉ करके समझने का ट्राई करें तो कुछ ऐसा फिगर बन रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक सिलेंडर हमने रखा है, तो सिलेंडर कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा। अब सिलेंडर कुछ ऐसे शेप में होगा, ठीक, नीचे भी कुछ ऐसा बन रहा होगा जो क्या कर रहा होगा, हर एक फेस को टच कर रहा होगा, ठीक है। इतना अच्छे से नहीं बना बट आप समझने का ट्राई कीजिएगा। तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा, अगर हम बोल दें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, इसमें से हमको घटाना होगा। अब मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर है जिसके चारों एज को क्या कर रहा है, एक सर्कल टच कर रहा है, यानी इसका रेडियस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर क्या होगा, साइड के बराबर होगा। तो इसमें से हमको माइनस करना होगा क्या, पाई इंटू में क्या, a²/4 हो जाएगा, r का स्क्वायर, इंटू h हमारा क्या होगा, a के बराबर होगा। यानी ये a का क्यूब अगर हम कॉमन ले ले तो अंदर में आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस में 22 बट्टे में क्या 28। यानी यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि a क्यूब इंटू 6/28 आ रहा है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि 6 भाग अगर हमारा खाली स्थान है तो 22 भाग क्या है, ओ वाला स्थान है जिसको क्या किया है, सिलेंडर ऑक्यूपाई किया है। अब यहीं से सारा कैलकुलेशन हमारा खत्म हो गया, क्योंकि सिलेंडर का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है, 2.156 है। अगर इसको हम कैलकुलेट कर ले कि 8 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, तो 6 वाले का हम बता सकते हैं। इसको जब आप 8 से भाग देंगे तो आपको क्या होगा, टोटल टाइम का पता लगेगा। लेकिन हमको यूनिट टाइम का मान जानना है, तो 22 रिप्रेजेंट कर रहा था सिलेंडर को, तो 22 से भी भाग देना होगा, प्लस हमको किसका चाहिए, 6 वाले पार्ट का। अब जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 11 से जब आप काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 11 एकम 11, बचा क्या हमारे पास 10, 11 9 99, बचा 6, 11 6 66, 8 दूनी 16 से अगर हम काट ले
तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बचा 4, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा 25। 12.25 में जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छक 72 एंड 25 छक 1.5, यानी 73.5 मिनट हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि एक कंटेनर में 64 लीटर शुद्ध दूध है। 16 लीटर दूध निकालकर उसमें पानी मिलाया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। पानी की अंतिम मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। निकाल हम कितना रहे हैं, अगर परसेंटेज में आप देखेंगे तो 25%। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, निकाल रहे हैं तो माइनस होगा, यानी 3/4 हो रहा है। इसका हम प्रोसेस 2 बार कर रहे हैं, यानी 9/16 मिल्क बचना चाहिए। अब अगर 16 भाग में से 9 भाग दूध है तो बचा भाग पानी होना चाहिए 7। 7 का मल्टीपल आप देखेंगे एक ही है, आंसर यही होगा। अब अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं क्या समझाना चाह रहा था कि 64 है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं 25% को रिप्लेस कर रहे हैं, यानी 3/4 अभी भी बचा है। अगले प्रोसेस में भी 3/4 बचा होगा। जब इसका फाइनल आउटकम आप देखेंगे तो क्या मिल रहा होगा 36 दूध है, तो 64 लीटर जो मिश्रण है उसमें से क्या होगा पानी ही होगा। क्यों? क्योंकि जितना क्वांटिटी आप निकाल रहे हैं उतना वाटर आप डाल दे रहे हैं। इससे क्या होगा इनिशियल बराबर होगा फाइनल के। 64 हमारा इनिशियल था, जिसमें दूध अब कितना बच गया है 36, तो पानी कितना होगा 28। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि एक एक्सप्रेशन दिया है जिसका मान कितना है 1। दूसरे एक्सप्रेशन का मान हमसे पूछा है। इसको करने का 2-3 तरीका हो सकता है, लेकिन मेरे समझ से क्या बेस्ट है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ 1 है, अगर हम ये बोलते कि इसका मान 1/3 हो जाए, इसका भी 1/3 हो जाए और इसका भी 1/3 हो जाए, तो ये 1 रिजल्ट देगा या नहीं देगा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 1/3 बनाने के लिए क्या करना होगा। यहाँ 5 है तो नीचे 15 करना होगा, यानी ए का मान अगर हम 10 रख दें, बी का मान क्या हो जाएगा 14 और सी का मान कितना होना चाहिए 18। अब आपको आंसर मिल गया है। दूसरे वाले एक्सप्रेशन में जब आप रखेंगे a बराबर 10, नीचे क्या आ गया 15, यानी यहाँ से क्या आया 2/3। इसका भी मान कितना आएगा 2/3, आप रख के देख सकते हैं, और इसका भी कितना आएगा 2/3। यहाँ से आंसर क्या आ गया हमारा 2। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप क्या करें कि इन सभी एक्सप्रेशन में से -1 कर ले। जब -1 आप करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में 5 पहले से है, -1 करेंगे तो क्या होगा माइनस का 5 माइनस का a अपॉन में 5 + a, यानी यहाँ से क्या बच रहा है माइनस में a अपॉन में 5 + a। आगे क्या बच जाएगा प्लस में यहाँ माइनस में b अपॉन में 7 + b, ऐसे ही बच रहा होगा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में -3 किए हैं तो राइट हैंड साइड में भी -3 होगा, यानी यहाँ फाइनल रिजल्ट क्या आएगा -2। और ये जो चीज़ है इन सब में माइनस लगा हुआ है, तो जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर भी रिजल्ट क्या आएगा 2। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक और बाहरी कोण के बीच का अंतर क्या है, जिसमें कुल भुजाएं कितना है 18 है। अब 18 अगर भुजा है तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना साइड है उससे हम 360 को भाग करते हैं, यानी यहाँ से क्या मिल गया 20। अब एक्सटीरियर जब हमारा 20 है तो एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का अगर बात करें तो कितना होता है 180, यानी इंटीरियर कितना होगा 160। इन दोनों का क्या पूछा है हमसे, डिफरेंस पूछा है, कितना होगा 140। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, कोई एक पॉलीगन बना लीजिए। मान लीजिए हमने ट्रायंगल बना लिया। अब ट्रायंगल के जब इस साइड को आप आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा एक्सटीरियर होगा और ये क्या होगा इंटीरियर होगा। इन दोनों का सम 180 होता है, यही बात मैं बताया था। और एक्सटीरियर निकालने के लिए क्या करना है, ट्रायंगल में हमारा 3 भुजा होता है। रेगुलर पॉलीगन है तो एक्सटीरियर हमारा क्या होगा, हर एक एक्सटीरियर बराबर होना चाहिए। अब अगर आप निकाल लें कि 360/3, तो एक्सटीरियर ट्रायंगल के केस में कितना आएगा 120, यानी इंटीरियर कितना हो जाएगा 60। और रेगुलर पॉलीगन जो ट्रायंगल हो
उसका एक एंगल कितना होता है, 60 ही तो होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि एक वृत्ताकार सतह जिसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, एक जीवा द्वारा काटी जाती है। सतह के लघु त्रिज्या खंड को 5 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लाल रंग से रंगा जाता है और सतह के दीर्घ त्रिज्या खंड को 4 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से हरे रंग से रंगा जाता है। यदि सतह को लाल रंग से रंगने की लागत का हरे रंग से रंगने की लागत से अनुपात क्या है, 5:12 है, तो लाल और हरे रंग से रंगी गई वृत्ताकार सतह के क्षेत्रफल के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है, इसका सॉल्यूशन एक लाइन में हो सकता है। कैसे? ए कितना हमारा कॉस्ट आ रहा है उसका रेशियो दिया गया है। अब कॉस्ट किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि प्राइस क्या है प्लस वो एरिया कितना है। अब कॉस्ट हमको पड़ रहा है पहले केस में 5, अच्छा इसका रेट क्या है 5। तो अगर मैं समझाना चाहूँ तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना पड़ रहा है पेंटिंग का, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि एरिया कितना है और किस रेट के साथ इस एरिया को रंगा जा रहा है। अब टोटल कॉस्ट जो पहले केस पे रेड कलर वाले में आ रहा है वो हमारा 5 आ रहा है। 5 से जब 5 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 12 को जब 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया का जो रेशियो है 1:3 है। हमको क्या बताना है कि वृत्ताकार सतह के क्षेत्रफल के बीच का अंतर का अगर हम बात करें तो कितना होगा, 2 यूनिट होना चाहिए। अब मान लीजिए ये सर्कल है, इसमें क्या होगा, ए हमारा लघु वृत्तखंड हो गया और ए वाला चीज हमारा क्या हो गया, दीर्घ हो गया। बट इन दोनों को मिला के हमको टोटल क्या मिल रहा होगा, एरिया ही तो मिल रहा होगा। अब टोटल एरिया कैसे निकलेगा, जब 12 हमारा रेडियस है तो टोटल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी 144 पाई होगा। अब हमको क्या चाहिए, 2 का मान, 4 यूनिट का मान तो 144 पाई होगा, 2 यूनिट का मान कितना होना चाहिए, 72 पाई। पाई का मान कितना होता है, 3.14। 72 में 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 216 प्लस 72 में जब 0.14 से आप करेंगे तो कितना आएगा, 14 दूनी 28, हाथ में लगा 2, 14 सत्ते 98 और 2 100 हो गया। यानी हमको कितना मिला था, 216 पहले से मिला था, इसमें हमको जोड़ना है 10.08, यानी अप्रॉक्स में हमारा आंसर क्या आएगा, 226.28, क्योंकि 1 4 के आगे भी ये कंटिन्यू रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है कि एक दुकानदार 24% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। दुकान में एक रिवार्ड पॉइंट योजना है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.01 मूल्य की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य कितना है, 58,000। यदि उसके क्रेडिट में 46,400 रिवार्ड पॉइंट है तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू कितना है, 0.01, यानी हम बोल सकते हैं परसेंटेज के टर्म में कितना, 1%। यानी इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका 1%, 464 रुपया उसको क्या करना होगा, रिवार्ड से पे कर देना होगा। 24 और 20 के सक्सेसिव को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 44 माइनस में 4.8, यानी हम टोटल कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 39.2 का। यानी पे कितना करना पड़ रहा होगा हमको, 60.8%। यानी जो हमारा मार्क प्राइस है उस पर हमने इतने का क्या किया, डिस्काउंट किया है, यानी इतना हमको पे करना होगा। अब 58,000 का 60.8% हमको क्या करना है, पे करना है। 58,000 का 60.8% हमको पे करना है, जिसमें से हमने रिवार्ड से कितना पे किया, इसको अगर आप देखेंगे तो 58,000 का ये कितना परसेंट है, जब 464 का ये 1% है तो 58,000 का इससे कम होगा। 58 से अगर आप भाग दे दें तो क्या मिलेगा, 5 अट्ठे 40, 8 अट्ठे 64, यानी 0.08%। अब जब 0.08% इसमें से अगर हम इसको ब्रेक कर दें कि 60% प्लस 0.8%, तो ये चीज़ तो हमने पहले ही पे कर दिया है, यानी हमको कितना पे करना है, 60% कैश में पे करना है। 58,000 का 60% क्या होगा, 5 छक 30, 8 छक 48, यानी 348, और यही क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा।
इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन अगर आपको बड़ा दिख रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी बड़ा हो। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं तो हो सकता है कि उसका कैलकुलेशन 1 से 2 लाइन में ख़त्म हो जाए। इस क्वेश्चन में जो मेन ट्विस्ट था वो क्या था, इस परसेंटेज को निकालना। ठीक है, कि 58,000 का 464 कितना परसेंट है। अब अगर आपका टेबल के ऊपर कमांड है तो आपको सीधा दिखता कि वो 0.8% है। क्यों? क्योंकि इसका जब 1% है तो 58,000 से जब आप कंपेयर करते तो 1 से तो छोटा ही होता, यानी इस केस में हम वेरीफाई कर सकते थे कि कितना परसेंटेज हो। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि एक एक्सप्रेशन दिया है और उसका आउटकम ऑप्शन में दिया गया है। इसको डील करने का क्या सही तरीका है कि अगर आप वैल्यू पुट कर दें तो आप जल्दी से क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करते टाइम आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा वैल्यू हम पुट करें और कौन सा नहीं करें। अगर आप बी को 0 रख देंगे तो उससे आप देखेंगे कि ये 3 जो ऑप्शन है ये क्या होगा, सेम रिजल्ट देगा। तो बी को 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए को 0 रख सकते हैं। ए को जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, b/3। यहाँ क्या बचेगा 4b/6 और यहाँ क्या बचेगा 5b। अगर मैं यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये दोनों टर्म मिलके कितना दे देगा, b देगा, प्लस यहाँ से क्या आया 5b, यानी जिस ऑप्शन में हमको 6b मिल जाएगा वहाँ से क्या होगा, हमारा आंसर मिलेगा। ए हमने 0 रखा है तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 5b, यहाँ से क्या आएगा माइनस में b, यहाँ से क्या आ रहा है हमारा 6b और यहाँ से क्या आ रहा है 1/2b, यानी आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि ए और बी 1 किलोमीटर लंबी एक गोलाकार ट्रैक के व्यास के विपरीत छोर पर खड़े हैं। मान लीजिए ट्रैक कुछ ऐसा है, ये बीच में क्या है हमारा डायमीटर है। अगर ए यहाँ खड़ा है तो बी यहाँ खड़ा है। ठीक, दोनों एक ही दिशा में 24 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक साथ शुरू होते हैं। डायरेक्शन क्या है, सेम है। मान लीजिए ऐसे भागेंगे या फिर बी अगर इधर भागे तो ये भी क्या भागे, इधर भागे। तो क्या बोला है कि वे पथ पर कहीं भी पहली बार कितनी सेकंड में मिलेंगे। वो जब भी मिलेंगे इतना तो तय है कि उनके बीच का एक जो तेज भाग रहा है वो हमेशा क्या करेगा, 1 किलोमीटर है ना, तो इसका आधा जो तेज भाग रहा है, यानी तेज भागने वाला बंदा कौन है, बी, इसका स्पीड क्या है 30 मीटर पर सेकंड, यानी ये हमेशा आधा राउंड ज़्यादा कंप्लीट करेगा। जैसे मान लीजिए बी यहाँ से भागना शुरू किया और यहाँ आके ए को पकड़ा, ए यहाँ कितना भागा है, हाफ राउंड, यानी ये कंक्लूड आप कर सकते हैं कि इनके बीच में जो डिस्टेंस का गैप होगा वो कितना होगा 500 मीटर का। रिलेटिव स्पीड से अगर इनके स्पीड का डिफरेंस आप देखें तो कितना आ रहा है 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 250/3। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है कि जब एक उत्पाद की कीमत में 20% की कमी की गई तो बेचे गए उत्पादों की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई। कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा। आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए पहला वैल्यू हमारा 10 था, 20% का कमी हो गया तो ये कितना हो गया 8। अच्छा, ये तो हो गया कि उत्पाद के प्राइस में चेंज। क्वांटिटी का अगर हम बात करें तो क्वांटिटी पे क्या हो रहा है कि पहले अगर 10 था तो अभी कितना हो गया 11। रेवेन्यू का अगर हम बात करें तो क्या होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, जो सेल हम किए, यहाँ से हमको 100 मिल रहा है, यहाँ से हमको 88 मिल रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 12% डिक्रीज हो गया रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि 11 का पावर 0 प्लस 5 का स्क्वायर, 11 का पावर 0 क्या होगा 1 होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, यानी 26 हो गया पॉजिटिव का। निगेटिव में क्या आएगा माइनस में 27, माइनस में क्या 16, यानी ऊपर में हमको क्या दिख रहा है कि माइनस में 17 आ गया। नीचे क्या है कि इस ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू चाहे जितना हो, पावर अगर 0 है तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 1, और रिजल्ट इस प्रकार हमारा क्या होगा ऑप्शन सी। आज के सेशन का ये रहा आखिरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पाइप ए एक टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 12 घंटे में भर सकता है। अगर हम बात करें कि टोटल कैपेसिटी कितना है उस टैंक का, तो ए, बी
ए कितने में भर रहा है 18 घंटे और बी कितने में भर रहा है 12 घंटे। आगे क्या बोला है कि एक रिसाव के कारण ए बी रिसाव के साथ मिलकर टैंक को कितना 9 घंटे में भर रहे हैं। रिसाव को अगर हम सी मान ले तो क्या होगा ए प्लस बी होगा, सी क्या कर रहा है खाली करने वाला होगा तो माइनस सी। टाइम कितना लग रहा है 9 घंटा। एलसीएम जब आप लेंगे तो क्या आएगा 36 घंटा। आगे क्या बोला है वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें रिसाव अकेले भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। अब उसके लिए हमको सी का इफिशियंसी निकालना होगा। यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 4। अब 2 और 3 को जब आप जोड़ के यहाँ लिखेंगे तो 5 आएगा। हमको फाइनल वैल्यू कितना चाहिए, यहाँ फाइनल वैल्यू है कितना हमारा 4। 4 बनाने के लिए सी को कितना होना होगा -1 और 36 हमारा टोटल कैपेसिटी है। एक के इफिशियंसी से खाली करेगा तो कितना टाइम लगेगा 36 घंटा। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो से थोड़ा भी आपको हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और मेरा एफर्ट अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।